हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन। मैं अक्षय अग्रवाल। पिछले कई लेक्चर्स में मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स पर फास्ट ट्रैक मोड पर 100 क्वेश्चंस का सेट प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरी ये कोशिश है कि जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं वो सारे टॉपिक से रिलेटेड आपके ज्यादातर टॉपिक्स को मैं टच कर लूं और उनसे रिलेटेड ज्यादातर जो एमसीक्यूज आने की संभावना है उस पे हम लोग डिस्कस करें। आज का एक नया टॉपिक हमारा होगा स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था कि स्टैटिस्टिक्स पर लेक्चर बनाइए, तो आज मेरा जो सुपर फास्ट ट्रैक मोड पर 100 एमसीक्यूज है वो उसका टॉपिक्स है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कि आपको लर्न करना पड़ सकता है। कुछ को मैंने सॉल्व भी किया है, कुछ को सॉल्व करने का समय इतने कम छोटे लेक्चर में संभव नहीं है। उससे जुड़ा हुआ क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज का हमारा टॉपिक है सुपर 100 एमसीक्यूज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है 5 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन अगर 6 है। ये अरिथमेटिक मीन दिया है, ये 4 नंबर दिए हैं, आपको 5वां नंबर पता करना है। मीन का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन की वैल्यू दी है सिग्मा एक्स मतलब सारे नंबर्स का टोटल। सिग्मा एक्स की वैल्यू आ रही है 30, मतलब इन पांचों नंबर का टोटल मिला के 30 होना चाहिए। 4 नंबर दिए हुए हैं, उन चारों नंबर का टोटल आ रहा है 20 और पांचों नंबर का टोटल होना चाहिए 30, तो पांचवा नंबर ऑब्वियसली 10 है। एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 10। अगला क्वेश्चन है, अगर हमारी सीरीज में जैसे ऊपर 5 नंबर दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8 और 10, अगर सब में 5-5 जोड़ दिया जाए तो अरिथमेटिक मीन पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो डबल हो जाएगा, रिमेन अनचेंज होगा? 5 फोल्ड मतलब क्या 5 गुना हो जाएगा? नहीं, इंक्रीज बाई 5। अगर आप सीरीज के सारे नंबर को 5 ऐड कर देते हैं या जो भी नंबर ऐड करेंगे आपका मीन उतना ही बढ़ जाएगा। अगर मीन 2 था, 5 आपने सब में जोड़ दिया तो मीन 2 + 5 7 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, उनका एवरेज मार्क्स है 60, और दूसरे क्लास में 20 स्टूडेंट है, उनका एवरेज मार्क्स है 50। अब आपसे पूछा है इन 20 और 30 टोटल 50 बच्चों का एक साथ एवरेज क्या होगा? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है मीन 1 इंटू n1 मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 1, मीन 2 इंटू n2 अपॉन मीन n1 प्लस n2। ये है आपका मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2, नीचे n1 प्लस n2। सॉल्व करने पर ये आ रहा है 2800 अपॉन 50, यानी ये 56 आएगा कंबाइंड मीन। अगर 50 बच्चों का एक साथ मीन निकाला जाएगा तो वो 56 आ रहा है। अब यहां पे आपको मीडियन निकालना है। 5 नंबर दिए हैं 1, 3, 5, 7, 9। मीडियन निकालते समय आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना होता है। मान लेते हैं हमने असेंडिंग में अरेंज किया। जो बीच की वैल्यू है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे 5 नंबर है जो कि ऑड सीरीज है, इसमें आसान है। जो बीच का नंबर होगा वो आपका मीडियन होगा, यानी कि 5 इसमें मीडियन है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मोड की इसमें डेफिनेशन क्या है? अरिथमेटिक एवरेज, मिडिल वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग वैल्यू। जिस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, आमतौर पे उसी को मोड बोलते हैं। अब देखिए क्या है यहां पर, द इंपेरिकल रिलेशन अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। आमतौर पे इसमें हम क्या निकालते हैं? 3 मीडियन
माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये मोड है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये दोनों के तीनों के बीच का रिलेशन होता है। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है 2 और 8 का। देखिए ज्योमेट्रिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो, ये सब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। देखिए ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, अगर दो वैल्यू है दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 3 वैल्यू है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट निकालेंगे। 8 और 2 का इंटू करने पे 16 आएगा, इसका स्क्वायर रूट 4 होगा। 3 नंबर होंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब रूट निकालेंगे। हार्मोनिक मीन निकालना है। देखिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला मैंने लिखा है यहां पर। अगर 2 डिजिट है तो आमतौर पे एग्जाम में 2 या 3 डिजिट से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं आते हैं। 2ab अपॉन a प्लस बी, a और b की वैल्यू दी है, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन a प्लस बी, 48 अपॉन 10, ये आएगा सॉल्व करने पे हार्मोनिक मीन 4.8। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। Which inequality among means is always true for positive number? पॉजिटिव नंबर के बारे में इसमें से क्या हमेशा सही होगा? देखिए हमेशा आपको ये रिलेशन याद रखना है, अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। पॉजिटिव नंबर के केस में हर सिचुएशन में ये आपकी अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इट विल बी ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ये वाला रिलेशन होगा। देखिए फिर पूछा द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन ऑफ नंबर्स। देखिए सबसे पहले तो आपको मीडियन निकालना है। 2 4 6 8 4 नंबर का मीडियन निकालना है। n प्लस 1/2, n की वैल्यू है 4, 4 प्लस 1/2 यानी 5/2, 2.5 वैल्यू, 2.5 वैल्यू नहीं है तो सेकेंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू का एवरेज, 4th और 6th का, ये आपका मीडियन आ गया। x में से मीडियन माइनस करेंगे, ये डेविएशन निकलेगा। मीन डेविएशन में एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, माइनस का साइन नहीं लगाते हैं। ये d की वैल्यू आ गई, x 2 माइनस 5, 4 माइनस 5, सारी पॉजिटिव वैल्यूज लिखेंगे। ये आ गया सम ऑफ डेविएशंस। सम ऑफ डेविएशन को n से डिवाइड कर देंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 2 आएगी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होता है? देखिए वेरिएंस हमेशा जो होता है वो स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा क्वेश्चन है यहां पर, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देखिए पहले मीन निकालेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये x की वैल्यू दी हुई है, सिग्मा x है 20, n है 4, ये मीन आ गया। डेविएशन निकाले x माइनस मीन, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लिखते, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे। फिर डी स्क्वायर किए, सिग्मा डी स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, यानी √5। √5 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि √5 दिया है, √5 की वैल्यू ऑप्शन में नहीं दी हुई है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मीन 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा? सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 करने पे ये 10% आएगा। इसका सही आंसर होगा बी। लॉरेंस कर्व क्या प्लॉट करता है? टाइम वर्सेस प्राइस, मीन वर्सेस वेरिएंस, फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्लास नहीं,
क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ पॉपुलेशन वर्सेस क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ इनकम। ये इक्विलिटी या अनइक्विलिटी ऑफ इनकम को शो करता है। लॉरेंस कर्व इसलिए बनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जीनी कोफिशिएंट ऑफ जीरो। जीनी कोफिशिएंट भी इनइक्विलिटी नापने के लिए होता है। अगर जीनी कोफिशिएंट जीरो है तो वो परफेक्ट इक्विलिटी शो करता है। जीनी कोफिशिएंट 1 है तो वो परफेक्ट इनइक्विलिटी शो करता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब यहां पर अगला प्रश्न है, इफ रैंक ऑफ एक्स एंड वाई आर आइडेंटिकल फॉर 5 आइटम्स। एक्स और वाई दो लोगों की रैंक अगर बराबर है, द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या होगा? इस केस में स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन 1 होगा, क्योंकि एक्स और वाई को दो लोगों से दी गई रैंक जो है वो बिल्कुल बराबर है, तो रैंक कोरिलेशन इसमें 1 होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, इफ y is equals to 3x for x is equals to 1, 2 and 3, then Pearson's coefficient r means Pearson's coefficient of correlation क्या होगा? देखिए यहां x की वैल्यू दी हुई है 1, 2, 3, y is equals to 3x, मतलब एक बार x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 3 आएगा, फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3, 6, 9। इसके बीच में आपको कोरिलेशन निकालना है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व अगर मैं यहां पर करूंगा तो बहुत समय लगेगा एक क्वेश्चन को करने में, इसकी वैल्यू आएगी 1। आपको मेन क्वेश्चन समझना है कि यहां पूछा क्या है। x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू 3 into 1 एक बार, फिर 3 into 2, फिर 3 into 3, इन दोनों के बीच में आपको कोरिलेशन पता करना है। आंसर 1 आएगा। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, देखिए कोरिलेशन निकालने का स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स मेथड और एक कॉन्करेंट डेविएशन मेथड भी होता है। वो क्या पता करता है? यूजिंग डेविएशंस फ्रॉम मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई साइमल्टेनियसली एंड समिंग द प्रोडक्ट। डेविएशन फ्रॉम मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई निकाल करके डेविएशन को समिंग करता है। ये काम कॉन्करेंट मेथड में किया जाता है। आप बड़े आसानी से खोज लेंगे कॉन्करेंट डेविएशन मेथड फॉर्मूला। अगर आपको सॉल्व करने में कोई डाउट है तो आप मुझसे इस पे जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, रेंज, ये 5 नंबर है। देखिए रेंज सिंपली लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसको और किसी नंबर से कोई लेना देना नहीं है। 20 हाईएस्ट है, 5 लोएस्ट है, तो 15 इसकी रेंज हो जाएगी। और अगर आप ये लिखते हैं तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज आता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, इसको कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोलते हैं और ये रेंज होता है। ये भी आपका एक फॉर्मूला जो डेविएशंस निकालने के काम में आता है। रेंज डिस्पर्सन का एक मेथड है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, उसी तरह रेंज भी एक मेथड है निकालने का। इन टाइम सीरीज एनालिसिस ट्रेंड क्या बताता है? टाइम सीरीज एनालिसिस में सीजनल वेरिएशंस भी होते हैं जो आमतौर पे साल भर के अंदर के लिए होते हैं। ट्रेंड दिखाता है आपका सीजनल रिपीट्स, लॉन्ग टर्म मूवमेंट। सी लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स, ट्रेंड ऑलवेज शोज लॉन्ग टर्म मूवमेंट इन ट्रेंड एनालिसिस। यहां पर टाइम सीरीज एनालिसिस में जो ट्रेंड एनालिसिस होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म मूवमेंट के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है उसको सीजनल वेरिएशंस बोलते हैं। देखिए यहां लिखा भी है, सीजनल वेरिएशंस क्या होते हैं? सेम एज ट्रेंड नहीं, ऑलवेज इंक्रीजिंग, फिर रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल, रिपीट एट फिक्स इंटरवल विद इन अ ईयर। ये इसका सही आंसर है,
रिपीट्स एट फिक्स्ड इंटरवल विद इन अ ईयर। जितने भी सीजनल वेरिएशन होते हैं वो जनरली एक साल के अंदर अकर करते हैं और ट्रेंड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। देखिए अब यहां पर 3 मंथ्स मूविंग एवरेज 8 का, 10 का और 12 का 3 मंथ्स मूविंग एवरेज निकालेंगे आप तो 30/3 आएगा, यानी इसका सही आंसर है 10। 3 मंथ मूविंग एवरेज, 4 मंथ होगा तो 4 को टोटल करके 4 से डिवाइड करेंगे। अगला प्रश्न है देखिए, इफ द वेरिएंस ऑफ ए डेटाबेस बिकम ट्वाइस एज लार्ज द स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम्स। देखिए वेरिएंस अगर डबल हो रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। आप देखिए वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट वेरिएंस होता है। अब क्या लिखा है, द वेरिएंस बिकम्स ट्वाइस। अगर वेरिएंस दोगुना हो जाए तो वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा अंडर रूट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आएगा अंडर रूट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी अंडर रूट 2 टाइम्स एज लार्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वेरिएंस डबल हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं। वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस अगर डबल हो रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट 2 टाइम्स। जितनी भी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी वो अंडर रूट 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके बाद है 2, 4, 6, 8 का मोड आपको पता करना है। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जो अभी मैंने आपको बताया था 3 मीडियन माइनस 2 मीन, लेकिन उससे भी आंसर नहीं आएगा। अगर तो होगा नो मोड, इसमें कोई भी मोड नहीं है। इसमें आपको मीडियन निकालना होगा तो 4 और 6 का आधा, मीडियन की वैल्यू होगी 5 और मीन होगा 4 और 2 6, 6 12, 20 डिवाइडेड बाय 4, मीन भी होगा 5। ठीक है, इससे आप यहां पर कोई भी ऑप्शन मोड का नहीं पाएंगे। देखिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये है आपका शेबिशेव्स थ्योरम। शेबिशेव्स थ्योरम, at least what percentage of observation lie within 3 standard deviation of the mean for any distribution। ये आपको सॉल्व नहीं करना है, आप इसको याद कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है इसका सही आंसर होगा 88.89%। शेबिशेव्स थ्योरम, at least 88.89% of the observation lie within 3 standard deviation of mean। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, if correlation coefficient R is -0.8 the coefficient of determination क्या होगा। देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है R का स्क्वायर। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट है -0.8, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर कैसे निकलेगा। आप इसका स्क्वायर करेंगे, -0.8 इंटू -0.8, ये आएगा 0.64, जिसको कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने पे 64% के बराबर आएगा। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की यहां पर वैल्यू होगी 64%। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगर 5 ऑब्जर्वेशन, यानी जहां पर n 5 है उसका मीन 10 है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सिग्मा एक्स क्या होगा,
निश्चित है कि इन दोनों का टोटल यानी कि 50 होगा। 5 मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 10 है, तो सारे नंबर्स का टोटल सिग्मा एक्स जो होगा वो 50 होगा। देखिए इसका मिड पॉइंट आपको निकालना है, 29 माइनस 29 का डिफरेंस आ रहा है, इसको हाफ करेंगे 4.5 आएगा, तो 20 प्लस 4.5 24.5 इसका मिड पॉइंट आएगा इस क्लास मार्क का। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। फॉर एन ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n मीडियन पोजीशन, देखिए ऑड नंबर मतलब 4 5 न हो, 4 6 न हो के जैसे 5 है, अगर n इज इक्वल्स टू 5 है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, n प्लस 1/2n, इसका ये फॉर्मूला लगता है मीडियन निकालने के लिए। मोड फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज टेकन एज, mode for a group frequency distribution is usually taken as value at the highest frequency class। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास जो होता है उसी से हम मोड का कैलकुलेशन करते हैं। 30 का ए हो गया। देखिए ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, कई बार ये क्वेश्चन कराया गया है। 3 नंबर है यहाँ पर n, तीनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब रूट निकालेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 27 आ रहा है, इसका क्यूब रूट निकालने पर आंसर आएगा 3, यानी ऑप्शन बी सही है। हार्मोनिक मीन का भी फॉर्मूला भी कराया था, ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है 2ab प्लस a प्लस b, ये आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई 3, 2 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 3, ये इसका हार्मोनिक मीन का कैलकुलेशन है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इफ am इज इक्वल टू gm, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर है तो क्या बात इसमें से सही हो सकती है? सारे नंबर इक्वल है, नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल नंबर्स आर इक्वल। अगर अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर है, ये तभी संभव है जब सारे मार्क्स, सारे नंबर बराबर है। अब लिखा है इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई के, स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज ऑफ ओरिजिन का असर नहीं पड़ता, मतलब अगर आप सारे नंबर्स को एक ही नंबर से ऐड कर दें, सपोज आप सब में 10 10 ऐड कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सबको 10 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी इंटू 10 हो जाएगा। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। अगर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूजफुल बिकॉज CV का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, और ये यूनिट फ्री होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और ये कंपैरिजन का एक बहुत अच्छा मेजर माना जाता है। इट इज यूनिट फ्री एंड अलाउस कंपैरिजन, ये यूनिट फ्री भी है और कंपैरिजन भी अलाउ करता है। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी एक्सट्रीम वैल्यू से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, वो मीडियन है। देखिए जैसे 2 5 7 9 15, इसका मीडियन होगा 7। अब एक्सट्रीम वैल्यू मतलब जैसे पहले इसको 150 भी कर देंगे, इसको 1500 भी कर देंगे तो भी मीडियन पर असर नहीं पड़ेगा। मीडियन इस एक्सट्रीम वैल्यू के घटने बढ़ने से प्रभावित नहीं हो रहा है। लेकिन
मीन और मोड पर उसका असर पड़ सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये डेटा है द मीन डेविएशन अबाउट मीन 10, 12, 14 का आपको मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन मीन से भी निकलता है, मीडियन से भी निकलता है, मोड से भी निकलता है। आप पहले इन तीनों नंबर का मीन निकालेंगे, उसके बाद मीन इसका आ रहा है 36 डिवाइडेड बाई 3, तो 12 आएगा। फिर आप ये x की वैल्यू लेंगे 10, 12, 14, फिर डेविएशन निकालेंगे x माइनस मीन विदाउट माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.33। ठीक है, हिंट यहां पर मैंने कर दिया है। अब आप उसका पूरा मीन डेविएशन निकालिएगा। मीन से मीन डेविएशन में हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, माइनस का साइन नहीं लगाते। स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर सेंसिटिव टू आउटलाइनर्स देन मीन डेविएशन। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा सेंसिटिव होता है आउटलायर्स देन मीन डेविएशन। ये आउटलायर्स के प्रति अधिक संवेदनशील क्यों होता है? बिकॉज इट यूजेस एब्सोल्यूट डेविएशन। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर सेंसिटिव because it uses absolute deviations than mean deviation. It uses squared deviation, it ignores large deviation, it uses mean deviation. ये तीनों ऑप्शन गलत है। It uses absolute deviation. आंसर ए इसका सही है। इसके बाद है लॉरेंस कर्व एक परफेक्ट इक्विलिटी के लिए। देखिए, लॉरेंस कर्व इक्विलिटी को शो करता है। परफेक्ट इक्विलिटी अगर आपको शो करनी है तो लॉरेंस कर्व की लाइन 45 डिग्री एंगल बनाती है। अगर लॉरेंस कर्व की लाइन 45 डिग्री एंगल बना रही है तो वो परफेक्ट इक्विलिटी को शो करता है। अब देखिए, जिनी कोफिशिएंट क्या है? जिनी कोफिशिएंट भी इक्विलिटी को शो करता है। इसका जो सही डेफिनेशन है, एरिया बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड इक्विलिटी लाइन डिवाइडेड बाय एरिया अंडर इक्विलिटी लाइन। ये जिनी कोफिशिएंट की डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लेंगे। अगर जिनी कोफिशिएंट 0 दिखाता है तो वो परफेक्ट इक्विलिटी है, जिनी कोफिशिएंट 1 है तो परफेक्ट इनइक्विलिटी है। 40 का आंसर ए सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रैंक कोरिलेशन क्या मेजर करता है? लीनियर रिलेशन बिटवीन रॉ वैल्यूज, कॉजेशन, वेरिएंस ऑफ रैंक्स? नहीं, एसोसिएशन बिटवीन रैंक्स। दो या दो से ज्यादा रैंक्स के बीच में क्या एसोसिएशन है, ये पता लगाता है रैंक कोरिलेशन। स्पीयर्समैन द्वारा दिया गया। अब है if Pearson's correlation R is equals to 0, अगर R 0 है तो क्या साबित करता है? X और Y are perfectly correlated, X causes A? नहीं, ये बताता है कि X और Y have no linear relationship, कि X और Y के बीच में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं पाई गई। ये इस चीज को साबित करता है अगर रैंक कोरिलेशन की वैल्यू 0 आती है तो। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y एंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y ऑलवेज इंटरसेक्ट, कहां पर इंटरसेक्ट करता है? रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, किस जगह पर दोनों इंटरसेक्ट करता है? ये इंटरसेक्ट करता है मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y। जहां पर मीन ऑफ x और मीन ऑफ y होगा वहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा। रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है?
robust and unaffected by extremes, based only on extreme observation, the best measure. रेंज कभी भी बेस्ट मेजर नहीं होता, रेंज अनअफेक्टेड भी नहीं है, रेंज एक्सट्रीम से अफेक्टेड है, बेस्ड ओनली ऑन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो अगर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में कोई परिवर्तन होता है तो रेंज भी उससे पूरी तरह से प्रभावित होता है। इसका सही आंसर है बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। साइक्लिकल कंपाउंड ऑफ टाइम सीरीज टिपिकली हैज, साइक्लिकल कंपाउंड जो है लेस देन 1 ईयर नहीं, पीरियड ऑफ 1 मंथ, नो पीरियड भी गलत है, सी इसका सही आंसर है, पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर। साइक्लिकल कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट 1 साल से कम, साइक्लिकल कंपोनेंट जनरली 1 साल से ज्यादा, और लॉन्ग टर्म में उसको ट्रेंड बोला जाता है। इसके बाद है in an additive time series model observed is equals to trend plus seasonal variation plus irregular, the seasonal component over one full cycle, अगर इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी? ट्रेंड प्लस सीजनल वेरिएशन प्लस इररेगुलर, द सीजनल कंपोनेंट, ये टाइम सीरीज एनालिसिस का क्वेश्चन है, इन सबको ऐड करने पर 0 आता है। ट्रेंड को, सीजनल, इररेगुलर वेरिएशन सबका सम करने पर ये 0 आंसर आता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इन अ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल अ सीजनल इंडेक्स ग्रेटर देन 1 indicates above average activity for that season, true or false? ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में सीजनल इंडेक्स ग्रेटर देन 1 इंडिकेट्स अबव एवरेज एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्करेंट डेविएशन मेथड कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट पियर्सन कोरिलेशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मींस एक्स का डेविएशन और y का डेविएशन, एंड बाय डिवाइडिंग स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। आप कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है कोरिलेशन निकालने के लिए कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से। अगला प्रश्न है, अ परफेक्ट निगेटिव लीनियर रिलेशनशिप, परफेक्ट निगेटिव लीनियर रिलेशनशिप शो करता है -1। देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में होती है। -1 शो करता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, सॉरी +1 शो करता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 शो करता है परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। इससे ऊपर या इससे कम कोरिलेशन की वैल्यू नहीं हो सकती। परफेक्ट निगेटिव इज शोन बाय -1, परफेक्ट पॉजिटिव इज शोन बाय +1। द एज्यूम्ड मीन मेथड फॉर ग्रुप्ड डेटा, देखिए एज्यूम्ड मीन का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन करती समय, क्यों करते हैं? टू इंक्रीज अर्थमेटिकल प्रिसीजन एंड ईज ऑफ कैलकुलेशन। अगर आप एक्चुअल मीन निकालेंगे पहले उसमें टाइम लगेगा, एक्चुअल मीन अक्सर पॉइंट में भी आता है, तो डेविएशंस निकालने में बहुत टाइम लगेगा, दिक्कत होगी। तो ये हमारे अर्थमेटिकल प्रिसीजन और ईज ऑफ कैलकुलेशन के कारण ऐसा किया जाता है। लॉरेंस कर्व इज मेनली यूज्ड टू, देखिए कई बार अभी आया लॉरेंस कर्व ट्रेंड के लिए नहीं होता, सैंपल साइज या प्राइस फ्लक्चुएशन, इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए लॉरेंस कर्व का इस्तेमाल होता है। इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज परफेक्टली सिमेट्रिक देन विच इज ट्रू? इन अ परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होंगे। देखिए अब अगला प्रश्न है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सिमेट्रिक नहीं है,
वहां क्या स्थिति होगी? वहां स्थिति होगी मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ये सिचुएशन हमारी होगी पॉजिटिवली स्क्यूड में, और ये पहला वाला ऑप्शन तब सही होता जब निगेटिवली स्क्यूड पूछा होता। ठीक, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या मेजर करता है? नॉन पैरामीट्रिक, रैंक एसोसिएशन, कॉजेशन, नहीं, लीनियर एसोसिएशन। इट स्टडीज द लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू नंबर्स, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगला क्वेश्चन है विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूजेस ऑल ऑब्जर्वेशन। देखिए रेंज तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होता है, इंटर क्वार्टाइल Q3 Q1 को मेजर करता है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्सन इसीलिए मानते हैं क्योंकि ये सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है इफ z is equals to x minus mean upon standard deviation then the z score of a value equals to the mean is। अब देखिए क्या लिखा है, z is equals to x minus mean upon standard deviation then the z score of a value equal to mean, z is equals to mean यानी x is equals to mean, z होगा मीन माइनस मीन क्योंकि इसकी वैल्यू भी मीन के बराबर है, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन z की वैल्यू आएगी 0। x इज इक्वल्स टू मीन, z स्कोर ऑफ अ वैल्यू इक्वल्स टू द मीन, एक ऐसी वैल्यू जो कि मीन के बराबर है, यानी x मीन के बराबर है तो यहां x की जगह मीन मान लेंगे, मीन माइनस मीन इज इक्वल्स टू 0, तो z की वैल्यू यहां पर आएगी 0। अगला क्वेश्चन है द मोड ऑफ द डेटा, बहुत सिंपल है, यहां पर जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोड होगा। मोड को आमतौर पे z से डिनोट करते हैं, 3 मीडियन और -2 मीन करके भी ऑल्टरनेटिव केस में इसको निकाला जाता है। हार्मोनिक मीन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, देखिए हार्मोनिक मीन का सबसे अच्छा इस्तेमाल एवरेज स्पीड पता करने के लिए होता है जब इक्वल डिस्टेंस कवर की जा रही हो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से। अगला प्रश्न है ज्योमेट्रिक मीन सबसे कॉमनली किस लिए यूज होता है? ग्रोथ रेट निकालने के लिए। जैसे हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल स्पीड के लिए होता है, एवरेज स्पीड के लिए, ज्योमेट्रिक मीन का ग्रोथ रेट के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए मीन ऑफ स्क्वायर्स 38 एंड स्क्वायर ऑफ मीन इज इक्वल्स टू 36, देन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। देखिए मीन ऑफ स्क्वायर ये है और स्क्वायर ऑफ मीन ये दिया हुआ है आपका, पॉपुलेशन वेरिएंस है, वेरिएंस मींस स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपका फॉर्मूला यहां पे सॉल्व किया हुआ है, 38 माइनस 36, दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर दी गई, 38 माइनस 36 यानी √2, इस ये 2 आ रहा है यहां पर, √2 इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी 1.414। अगला प्रश्न कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूजफुल टू कंपेयर वेरिएबिलिटी बिकॉज इट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंपेरेबिलिटी के लिए क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये यूनिट फ्री है और रिलेटिव मेजर है जिससे हम आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं और इसमें कोई यूनिट भी नहीं होता। इन स्फीयर्स व्हेन रैंक कोरिलेशन टाइड रैंक्स रिक्वायर, देखिए क्या है, इन स्फीयर्स व्हेन रैंक कोरिलेशन टाइड रैंक, अगर रैंक टाई है मतलब एक से ज्यादा लोगों को सेम रैंक मिली है तो क्या होगा, हमें करेक्शन फॉर्मूला यूज करना होगा। जो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं उससे सही आंसर नहीं पता लगाया जा सकता, हमें इसके लिए करेक्शन फॉर्मूला यूज करना होगा। अगला प्रश्न है
कोरिलेशन डज नॉट इंप्लाई कॉजेशन मीन्स, क्या इसका सही अर्थ है? कोरिलेशन प्रूव कॉजेस, हाई कोरिलेशन ऑलवेज मीन्स कॉजेशन, नो रिलेशन एग्जिस्ट, या सी ऑप्शन, टू वेरिएबल्स कैन बी कोरिलेटेड विदाउट एनी कॉजिंग द अदर। ये इसका सही आंसर है। दो वेरिएबल्स को रिलेटेड हो सकते हैं, जबकि हो सकता है कि रियल में एक का दूसरे पर कोई प्रभाव न पड़ता हो। अगला प्रश्न है, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एट द मीडियन क्लास हेल्प्स टू। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस लिए निकाली जाती है? मोड के लिए, मीन के लिए नहीं, लोकेट मीडियन पोजीशन। हमेशा हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रयोग इसमें से मीडियन निकालने के लिए करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, इफ टू डेटा सेट्स हैव आइडेंटिकल मीन एंड वेरिएंस देयर कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस विल बी। अगर दो डेटा सेट्स का आइडेंटिकल मीन और वेरिएंस है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी इक्वल। इसका सही आंसर होगा इक्वल। Traditionally in statistics English, the word data is treated as plural. Data का अर्थ plural sense में होता है statistics में। Which of the following activities is not included in the scope of statistics? देखिए, collection होता है, classification भी होता है, interpretation भी होता है, मेकिंग रैंडम गेसेस विदाउट डेटा। ये ऑप्शन हमारा आंसर है, क्योंकि ऐसा स्टैटिस्टिक्स में नहीं होता। सी विल बी द आंसर। अ की फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज दैट इट डील्स विद इंडिविजुअल से या थ्योरेटिकल से, क्वालिटेटिव से डील नहीं करता, एग्रीगेट और ग्रुप डेटा। स्टैटिस्टिक्स नेवर डील्स विद इंडिविजुअल और isolated data. It always deals with aggregate और grouped data. अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, कुर्टोसिस क्या मेजर करता है? स्क्यूनेस बिल्कुल अलग चीज है, सैंपल साइज नहीं है, सेंट्रल टेंडेंसी अलग है। पीकेडनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की पीकनेस को नापता है कुर्टोसिस। अगला प्रश्न है, पॉजिटिव स्क्यूनेस इंडिकेट्स दैट। टेल किधर होगी डेटा की? लेफ्ट, राइट। देखिए, पॉजिटिव स्क्यूनेस का ये फिगर है, वेयर टेल इज ऑन द राइट। ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है, द टेल इज ऑन द राइट। और अगर निगेटिव स्क्यूनेस होता तो टेल इज ऑन द लेफ्ट। ये आंसर होता है। पॉजिटिव स्क्यूनेस राइट में टेल होती है, नेगेटिव स्क्यूनेस लेफ्ट में टेल होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, किस चीज के लिए? मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा, मीडियन के लिए होता है। फॉर अ रैंडम वेरिएबल विथ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, कोई भी वेरिएबल जिसका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी दिस। स्टैंडर्ड डेविएशन ये होगा तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इफ टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट देन देयर पियर्सन्स कोरिलेशन इज। देखिए क्या होगा, अगर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 आएगा। इसकी जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा 0 होगा। अगर दो वेरिएबल पूरी तरह से इंटरडिपेंडेंट ना होके पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है तो द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, किसी भी सीरीज का आप अगर इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे और उससे डेविएशन निकालेंगे तो जो उसका टोटल आएगा डेविएशन का वो हमेशा 0 के बराबर होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, मीडियन इज लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज देन मीन।
क्या मीडियन के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यूज का कम असर पड़ता है मीन के मुकाबले? यस, ये सही है, ट्रू। फॉल्स नहीं है, ओनली फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। मीडियन हमेशा एक्सट्रीम वैल्यूज से प्रभावित नहीं होता। मोड इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर कंटिन्यूअस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये सही है? मोड इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर कंटिन्यूअस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका है फॉल्स, ऐसा नहीं है। मोड इसमें सही नहीं है, बल्कि इसमें मीडियन बेस्ट ऑप्शन होता है। द अरिथमेटिक मीन मिनिमाइजेस द सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम इट। अरिथमेटिक मीन minimizes the sum of square deviation. This is true. अरिथमेटिक मीन से जब डेविएशन निकालेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन मिनिमम होगा। द मीडियन मिनिमाइजेस द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। द मीडियन मिनिमाइजेस द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, ये फॉल्स है क्योंकि ये काम मीन करता है। अगला क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या नापता है? एब्सोल्यूट लेवल, डिस्पर्सन, ये रिलेटिव चेंजेस बताता है आमतौर पे परसेंटेज में। इंडेक्स नंबर आर बेसिकली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, जो एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड के बीच में रिलेटिव चेंजेस को बताता है। इन अ multiplicative season model, the average of seasonal indices over one cycle is equals to 1. Time series analysis का क्वेश्चन है। In a multiplicative seasonal model, the average of seasonal indices over one cycle equals to 1 होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। Trend in time series can be estimated by the method of least square. Yes, लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम ट्रेंड पता कर सकते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में। एडिंग अ कांस्टेंट टू ऑल एक्स वैल्यूज अफेक्ट्स द पियर्सन कोफिशिएंट बाय। अगर आप किसी एक नंबर को ऑल एक्स वैल्यूज अफेक्टेड द पर्सन कोफिशिएंट आर बाय। एडिंग अ कांस्टेंट टू ऑल वैल्यूज अफेक्ट्स द पर्सन्स लीविंग इट अनचेंज्ड। अगर आप एक ही वैल्यू को सारे एक्स वैल्यूज में जोड़ दे तो पियर्सन्स का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अनचेंज्ड रहेगा। अगला प्रश्न है, कोवेरियंस इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। कोवेरियंस इक्वल्स टू 0 है, ये क्या बताता है कि वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। दिस इज फॉल्स। अगर कोवेरियंस 0 है तो वो हर स्थिति में ये साबित नहीं करता कि वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट ही होंगे। इसके बाद है, द लॉरेंस कर्व विल कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ इक्वलिटी व्हेन कंप्लीट इक्वलिटी एग्जिस्ट। लॉरेंस कर्व विल कोइंसाइड विद लाइन ऑफ इक्वलिटी व्हेन परफेक्ट इक्वलिटी एग्जिस्ट। जहां पर परफेक्ट इक्वलिटी होगी वहां पर वो कोइंसाइड करेगा। अगला प्रश्न है, जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। 0 मतलब परफेक्ट इक्वलिटी, 1 मतलब परफेक्ट इनइक्वलिटी। इन्हीं दोनों के बीच में जीनी कोफिशिएंट होता है। Spearman rank correlation is appropriate when the relation between two variables are monotonic, means may be non-linear. Spearman rank correlation is appropriate when the relation between two variables are monotonic. इसका आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, the main components of time series. टाइम सीरीज में मीन मीडियन नहीं होता, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता, ट्रेंड भी होता है, सीजनल वेरिएशन भी होता है, साइक्लिकल भी होता है, इररेगुलर भी होता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसके बाद है,
द कॉन्करेंट डेविएशन मेथड्स रिक्वायर्ड कैलकुलेशन ऑफ, ये आपका कोरिलेशन निकालने का एक तरीका है। इसमें क्या आपको निकालना जरूरी है? सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई ओनली फ्रीक्वेंसीज, ओनली मीडियन नहीं, इसमें आपको सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन ऑफ एक्स और वाई निकालना होगा। बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, लेकिन मीडियन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी है, इसीलिए यही हमारा आंसर होगा, बाकी सब मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। इसके बाद है फॉर सैंपल वेरिएंस यूजिंग डिनोमिनेटर n-1 इंस्टेड ऑफ n मेक्स द एस्टिमेटर अनबायस्ड। अगर एक सैंपल वेरिएंस में डिनोमिनेटर n-1 इंस्टेड ऑफ n मेक्स द एस्टिमेटर अनबायस्ड, ये एस्टिमेटर को अनबायस्ड बनाता है। सैंपलिंग का क्वेश्चन है। इफ ऑल वैल्यूज ऑफ x आर मल्टीप्लाइड बाई -1, y अनचेंज, x और y के बीच में कोरिलेशन पता करना है, y अनचेंज है, आपने x को सारी वैल्यूज को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या असर पड़ेगा? असर ये पड़ेगा कि कोरिलेशन की वैल्यू तो सेम रहेगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने y को नहीं बदला है और x में सबको -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो वैल्यूज तो सेम रहेंगी, x की वैल्यू माइनस में हो जाएगी जबकि y की वैल्यूज चेंज नहीं है। तो अगर पहले -0.5 था तो अब वो +0.5 हो जाएगा, पहले अगर +0.4 था तो -0.4 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। अर्थमेटिक मीन एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है, क्योंकि ये सारे वैल्यूज पर बेस्ड होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 क्वार्टाइल डेविएशन होता है, या इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोल सकते हैं। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, इसको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। इसका आंसर सही है बी। उसके बाद है पियर्सन्स फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन बाय, पियर्सन ने जो फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताया है वो है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट में आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होती है, पहले भी बताए हैं। -1 परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, +1 परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 होता है। अगर मीन और मीडियन बराबर है, इट इज जनरली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मीन और मीडियन बराबर है तो वो ये शो कर रहा है कि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद है अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर नॉन नेगेटिव नंबर्स। अरिथमेटिक मीन हमेशा उसके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर या बड़ा होगा, बिल्कुल सही है। नॉन नेगेटिव नंबर के लिए ये बिल्कुल सही है, ट्रू। इसके बाद है हार्मोनिक मीन इज द एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर कंप्यूटिंग द एवरेज यूज व्हेन डिस्टेंस फॉर ईच सेगमेंट इज इक्वल, बिल्कुल सही है। अगर आप अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस आप अलग अलग मोड से कवर कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हार्मोनिक मीन बेस्ट ऑप्शन है। सिंगुलर फॉर्म ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं? डेटा सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता है। सिंगुलर फॉर्म ऑफ डेटा होता है डाटम, ठीक है। तो देखिए ये आज के 100 स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पहुंचाने हैं कम समय में, तो मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा सकता, सारे क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन इतने कम समय में नहीं दे सकता। जहां तक मैंने कोशिश की, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने थे वो मैंने किया,
जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी या आप लर्न कर सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने और जल्दी स्किप किया। तो आप इन 100 क्वेश्चंस को पढ़िए, इससे आपके स्टैट्स के सिलेबस के रिवीजन को एक बूस्टअप जरूर मिलेगा। और फिर वही हमेशा की तरह से कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे साथी ऐसा कर भी रहे हैं, जहां तक संभव होता है मैं सबको जरूर रिप्लाई करता हूं। और अब हमारा जो अगला 100 MCQ का सेट होगा वो बैंकिंग के ऊपर है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें बैंकिंग के लेटेस्ट ट्रेंड्स और शब्दावलियां भी शामिल है, उसको जरूर देखिएगा। तो आज के लिए ये संडे को रिवाइज करने के लिए 100 MCQs आपके पास कम से कम समय में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, and if you like the lecture, please don't forget to like and subscribe. See you in the next lecture. Goodbye till then.